हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट का डे 93। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे बनाए गए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और लास्ट में अपने स्कोर नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ताम्रपाषाण युग। ठीक है फ्रेंड्स, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका युग है ताम्रपाषाण युग, ये नवपाषाण युग के बाद शुरू हुआ था और इसे फ्रेंड्स कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और साथ में आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, इस युग में क्या हुआ था कि मनुष्य जो थे वो पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे के औजार का उपयोग करना भी सीख चुके थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अपक्षय का विचार संबंधित है। ठीक है, अपक्षय का जो विचार ये संबंधित है। इंग्लिश में फ्रेंड्स अपक्षय को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहा जाता है। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। देखिए फ्रेंड्स, अपक्षय का जो विचार संबंधित होता है ये किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट्स में क्लियर कर दूं। अपक्षय जो होता है वो अपवर्जन से थोड़ा सा अलग होता है, तो दोनों आप एक दूसरे में मैच मत करना। क्लियर, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। बताइए फ्रेंड्स कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके मूलभूत लक्षण क्या है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है ये एक प्रकार का लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये आप सभी को पता है। और इसमें संसाधमत सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या है कि इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट बात करें तो सर्वोच्च सत्ता जो कि भारत के जनता में निहित होती है, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड थर्ड तीनों पॉइंट जो थे वो बिल्कुल करेक्ट था। राइट आंसर विल बी सी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन सी जो एक दिया गया वो सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता हो कि पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट की गई थी वो कब की गई थी, 1951 में, जो कि 1956 तक चली थी, यानी कि 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेकेंड जो चला, उसके बाद थर्ड चला। जो थर्ड चला था वो यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1961 से 1966। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद क्या हुआ, 3 वार्षिक योजना चलाई गई थी। यानी कह सकते हैं कि तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स 1966 के बाद, ठीक है, 1966 के बाद 1969 तक 3 जो कि वार्षिक योजनाएं चली थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि 1966 से 1971 ये पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो स्टार्ट करी गई थी करीब करीब फ्रेंड्स 1969 में। ठीक है, 1969 से लेकर के 1974 तक चला था। तो ये फोर्थ पॉइंट आपका गलत हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि फ्रेंड्स उपरोक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है वो संबंधित है, सही है आपको, यानी कि इसका मतलब आपको बताना है कि कौन सही है। तो चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड वर्ष सूर्य की परिक्रमा से संबंधित है। क्या ये पॉइंट सही है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्मांड वर्ष होता है वो होता है क्या। तो ब्रह्मांड वर्ष का मतलब ये होता है कि जो हमारा सूर्य है, हमारी मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर 250 मिलियन यानी फ्रेंड्स 25 करोड़ वर्ष लगाता है एक चक्कर को पूरा करने में, जिसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, सेकंड पॉइंट अगर बात करें फ्रेंड्स कि सूर्य को अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में मध्य भाग को 25 दिन और ध्रुवीय भाग को 30 दिन का समय लगता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट सही है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक ही लाइक तो हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि हम देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है ये आपको बताना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हम देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स ताप के परिवर्तन के कारण तारों और पृथ्वी के बीच जो निम्न माध्यम में अपवर्तनांक का निरंतर बदलाव होता है, जिस वजह से लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। वह प्रथम मुसलमान शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया था। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। काफी अच्छा प्रश्न ये बन जाता है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलबन। ठीक है फ्रेंड, बलबन। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बलबन था आप सभी को पता भी होगा कि बलबन कौन था। बलबन जो था फ्रेंड्स गुलाम वंश का शासक था, जिसने फ्रेंड्स 1266 से लेकर के 1286 तक गुलाम वंश पे शासन किया था। ठीक है, कभी कभी पूछा था कि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो आपको याद रखना कि जो कि इसका मूल नाम ये कह सकते हैं, इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। ठीक है फ्रेंड्स, बहाउद्दीन। और बात करते हैं इससे कुछ और पॉइंट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स जो बलबन था इसका मानना ये था, ये हमेशा कहा करता था कि सुल्तान का जो हृदय होता है देवी अनुकंपा की एक विशेष निधि होती है और इस कारण उसका अस्तित्व जो होता है वो अद्वितीय होता है। ठीक है, ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, लेकिन आगे जो मैं आपको बताता हूँ उस पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे फ्रेंड्स कि सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चलाई थी, तो बलबन ने चलाई थी। सेकंड पॉइंट अगर ये पूछा जाता है कि फारसी त्यौहार जो था उस फारसी परंपराओं पर जो त्यौहार था नौरोज का प्रारंभ किसने किया था, तो बलबन ने किया था। आगे एक पूछा और जा सकता है कि फ्रेंड्स अपने शासन व्यवस्था में किसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा बलबन ने। तो ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको लास्ट में बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को मिलाइए और बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सही तरीके से मैच नहीं करता है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर का। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या गया कि एनीमोमीटर वायु की चाल, या फिर फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एनीमोमीटर जो था वायु की चाल या फिर पवन की गति का मापन करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच करता है। अमीटर के बारे में बात करें तो विद्युत धारा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है टाइपिंग में, आप उसको इग्नोर करेंगे। अमीटर फ्रेंड्स विद्युत धारा का माप करता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सेकंड भी राइट होता है। आगे बात करें टैक्योमीटर दबांतर, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत किया गया। टैक्योमीटर का जो प्रयोग करते हैं वायुयानों या फिर मोटर नाव की गति का मापन करने के लिए किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सी जो हमारा पॉइंट है वो गलत तरीके से मैच किया गया। ऑप्शन 4 को भी पढ़ लीजिए, क्या दिया गया, पायरोमीटर उच्च ताप, बिल्कुल करेक्ट है, कई बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पायरोमीटर का प्रयोग क्यों किया था, तो उच्च तापमान का मापन करने के लिए। ठीक है, तो कह सकते हैं राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारे ये बनता है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, तो बताएं फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है। उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, आप सभी को पता होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। देखिए जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग होता है उसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि बढ़ा देता है, घटा देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करता है, जिस तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया को करना होता है उसके लिए ये जो कि कैटलिस्ट को मिलाया जाता है, या फिर बढ़ाता है या फिर घटाता है, तो आपको राइट आंसर टिक करना होगा, परिवर्तित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न बताइए, हिस्टोलिटिका जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स आंत में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला पॉइंट ये बनता है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है, किस वृद्धि दर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय से। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रोफेसर राज कृष्ण ने वर्ष 1981 ईस्वी में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में उन्होंने सर्वप्रथम हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था, यानी फ्रेंड्स वो राष्ट्रीय आय के रूप में इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे।
अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है। तो आपको ये बताना है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किनका किनका मिश्र धातु होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, बिल्कुल राइट आंसर रहता है, यानी फ्रेंड्स लोहे और क्रोमियम का। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें 3 मिश्रण होते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो अब तक क्रोमियम, लोहा और निकेल, ये तीनों का मिश्रण होता है। इसको छोटा सा याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक समझ सकता हूँ कि कॉलोनी, ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि जो वो कॉलोनी बनी हुई है, जो भी कॉलोनी है वो फ्रेंड्स क्या है कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हम क्यों करते हैं। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग से अगर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी औजार बनाया जाता है तो वो फ्रेंड्स जंग रोधक होता है, उस पर जंग नहीं लगता है, इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, नीचे कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। यहाँ तो हम लोगों ने बात की कि स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्र धातु होता है। आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि जर्मन सिल्वर जो है वो किनका किनका मिश्र धातु है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा है, आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये बनता है कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो फ्रेंड्स वास्तविक आय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपवर्तित होगा। ऑप्शंस यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स बढ़ती हुई कीमतें और बढ़ती हुई मौद्रिक आय को प्रतिकूल संतुलित कर देती है, जिस वजह से क्या होता है कि वास्तविक आय पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अपरिवर्तित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए वह सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात कीजिए कि मूल अधिकारों में किसी भी उल्लंघन के लिए वह उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में जब वो मुकदमा दायर करता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में बात करता तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता 226, यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत जो था वो सुप्रीम कोर्ट। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला पॉइंट क्या बनता है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण कहता है, क्या है बताइए फ्रेंड्स। अभिलेखीय प्रमाण है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। तो क्यों हो रहा है, देखिए खारवेल जो थे वो फ्रेंड्स किस वंश से संबंध थे, तो खारवेल जो थे वो चेदी वंश के एक प्रतापी राजा थे। इनका संबंध कलिंग राज्य से था, आप सभी को पता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इनका जो संबंध है, यानी कि जो हम यहाँ पे बात करें राजा नंद के बारे में, तो नंद वंश के जो शासक थे महानंद, ठीक है, महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाया था और जिसका फ्रेंड्स जिक्र किया गया हाथी गुम्फा अभिलेख में, उसी बात को यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक जो परिजीवी प्रोटोजोआ वो क्या है। तो ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बात कीजिए परिजीवी प्रोटोजोआ के बारे में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिस्टोलिटिका। ठीक है, आपको बता दूं कि फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटोजोआ पूछा जा रहा है इसलिए हिस्टोलिटिका होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर जीव की जीवाणु पूछ लेता तो वहाँ पे कोलाई आंसर हो जाता। ठीक है, ई कोलाई आपका आंसर हो जाता, लेकिन जीवाणु पूछता तो। लेकिन जो प्रोटोजोआ पूछ रहा है, प्रोटोजोआ जो होता है हिस्टोलिटिका होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज कर सकते हैं, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कारक जो आपको बताना है कि महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट 4 को पढ़ना है और उसके बाद बताना फ्रेंड्स कि दिए गए जो कुट का प्रयोग करके सही उत्तर क्या होगा। कौन कौन से यहाँ पे जो दिए गए पॉइंट्स उसकी वजह से महासागरीय जो धारा प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 3। पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और पवन और महासागर जल का घनत्व, ये जो तीनों होते हैं वो इफेक्ट करते हैं महासागरीय धाराओं को। लेकिन फ्रेंड्स पृथ्वी का प्रतिक्रमण इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए क्वेश्चन को सी आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उनको क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी फिर सामान्य लवण। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला पॉइंट देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको फ्रेंड्स यूएनईपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपको बताना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछ रखा है, तो बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नैरोबी। ठीक है, नैरोबी कहाँ पे, तो केन्या की राजधानी है ये नैरोबी, और वहीं पे फ्रेंड्स इसका मुख्यालय बनाया गया। इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था, तो इसका गठन 5 जून 1972 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 5 जून में लिख देता हूँ, 5 जून 1972 में ये किया गया था। ठीक है, और इसी वर्ष यानी फ्रेंड्स 5 जून जो कि 1972 को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और लेकिन सबसे पहला जो मनाया गया था वो 1974 में मनाया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नीचे आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में जो मनाया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इसका थीम क्या है। नीचे आप मुझे कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। और हम लोगों ने फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में 1833 के चार्टर के अधिनियम के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बताया था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ आपको पता होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्या है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेजर बारो को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, संथाल जो विद्रोह हुआ था बंगाल तथा बिहार में स्थानीय जमींदार जो महाजनों और अंग्रेजी प्रशासन के अत्याचार के विरोध में प्रारंभ हुआ था। इस विरोध को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में भेजी गई जो सेना थी उनको संथालों ने काफ़ी अच्छे तरीके से एकजुट होकर के हरा दिया था। तो यही कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेजर बारो। अगला पॉइंट क्या बनता है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी फ्रेंड्स नीचे जो दिया गया घटनाक्रम आपको इसको कालक्रम के अनुसार सही तरीके से जो कि सजाना। तो बताइए कौन सबसे पहले होगा, कौन लास्ट में होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, सभी का अगर आपको डेट पता हो तो आप इजीली इसको सजा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो दिया गया संथाल, तो संथाल जो हुआ था, संथाल विद्रोह 1806 में था। 1806 में मैं पहले का लिखता हूँ 1806। ठीक है, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो सेकंड पॉइंट जो दिए गए नील विद्रोह, तो नील विद्रोह फ्रेंड्स कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें यहाँ फिर सन्यासी और फकीर जो विद्रोह हुआ था इसको कह सकते हैं 1700 जो कि 89 में। ठीक है, 1789। और उसी तरह से फोर्थ पॉइंट बात करें कि बिरसा मुंडा जो हुआ था, बिरसा मुंडा इसके बारे में अगर बात करें तो ये हुआ था 1999 में। अब आप इसको इजिली सजा सकते हो। देखिए क्या, सबसे पहले 3 नंबर आएगा, 3 के बाद जो कि आपका आएगा फर्स्ट, तो 3 के बाद फर्स्ट जो कि ऑप्शन सी मिल रहा है, तो राइट आंसर आपका चूंकि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि हार्मोन इंसुलिन जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है, स्रावित होता है, वो कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। तो पेनक्रियाज ग्रंथि की बिट्टा कोशिका के जो लैंगरहंस दीपिका होती है वहाँ से इसका जो कि स्रावन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि लोएस पठार जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कि लोएस का पठार कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन में। ठीक है फ्रेंड्स, लोएस का जो पठार है, लोएस का मैदान है, वो चीन में स्थित है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई का गठन कब हुआ था, तो आरबीआई का जो गठन हुआ था वो 1935 ईस्वी को हुआ था, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में जाकर के किया गया था। और उसी तरह अगर बात करें सीएसओ जिसको फ्रेंड्स जो कि कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसका जो गठन हुआ था वो 1951 में किया गया था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नीचे जो दिया गया फ्रेंड्स स्वतंत्रता संग्राम तथा उनके जो प्रारंभ जो
समाचार पत्र के नाम दिए गए वो आपको बताना, ठीक है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच किया गया, लेकिन यहाँ आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो ध्यान से पढ़ेगा और उसके बाद बताइएगा कि कौन सा जो गलत है किया गया। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे अल हिलाल जो समाचार पत्र के बारे में बात की जाए कि तो समाचार पत्र अल हिलाल का प्रारंभ बिल्कुल करेक्ट है कि मौलाना आजाद ने किया था, मौलाना अबुल आजाद ने किया था। लेकिन सेकंड पॉइंट बात करें केसरी तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लोकमान्य तिलक ने किया था। नेशनल हेराल्ड के बारे में बात करें तो ये भी करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि द पायनियर जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये तो चल ही रहा होगा कि द पायनियर का बारे में पता चल जाता तो भी अच्छा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जॉर्ज एलन जो थे उन्होंने इसका लिखा था, और ये कब, तो 1865 में इलाहाबाद से किया था इसका प्रकाशन। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि गलत तरीके से मैच किया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहाँ गठित की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था कब और कहाँ किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि डी 1936 लखनऊ में। इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज ये करता है कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे और इसके सबसे पहले जो महासचिव थे वो कौन थे। तो ध्यान में रखिएगा स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन इसके जो महासचिव थे, प्रथम महासचिव कह सकते NG रंगा को बनाया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कंफ्यूज करता रहता है, तो आप इसको अच्छे से एक बार याद कर लेंगे। अगला पॉइंट ये कहता है कि गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोएस का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए, यानी फ्रेंड्स कौन सबसे पहले शासन किया उसके बाद कौन थे। तो इस तरह से आपको क्रम से सजाना है गुप्त वंश के शासकों के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कह सकते हैं या फिर इसका पुत्र कह सकते थे समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था ये चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसका उत्तराधिकारी बना था जो कि इसके बाद जो थे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद जो आए थे वो थे स्कंदगुप्त, यानी कि लास्ट में स्कंदगुप्त होगा। तो यानी कह सकते हैं 1 2 3 4 5 बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये बनता है कि दक्षेस यानी फ्रेंड्स सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो बताइए फ्रेंड्स कि जो सार्क का गठन किया गया था, सार्क का आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ये क्यों स्टार्ट किया गया था, किसके कारण से स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड्स वो क्षेत्रीय सहयोग से स्टार्ट किया गया था। कब सार्क का गठन मैंने आपको कल पूछा था और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसके बारे में बताया भी था, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन बस मैं छोटा सा हिंट कर देता हूँ। ये 1985 में इसका गठन किया गया था, और आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि इसमें जो कि कुल 8 सदस्य हैं, और 8 सदस्य वो कौन कौन से आप सभी लोगों को पता है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बस ये चीज़ बता दूं कि इसका जो नवीनतम सदस्य वो अफगानिस्तान है, जो कि 2007 में इसमें ऐड हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये बनता है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या थी, यानी फ्रेंड्स जो पंचशील समझौता हुआ था वो उसकी मुख्य विशेषता क्या है। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। तो पंचशील की जो मुख्य विशेषता थी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को इसकी समझौता की गई थी, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको यह बताना कि पंचशील समझौता हुआ था वो भारत के साथ किस देश के साथ हुआ था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। जो लोलक घड़ी होती है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण सिंपल सा ये है फ्रेंड्स कि लोलक की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, और यही कह सकते हैं कि सुस्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ी पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इनका कारण क्या है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप इनको हल्के में ना ले, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अत्यधिक शीत ऋतु में जो पहाड़ पर पानी के पाइपलाइन होते हैं वो फट जाते हैं। इसका कारण ये होता है फ्रेंड्स, होता क्या है कि पाइप जो होता है, पाइप में जो पानी होता है वो क्या होता है कि जम जाता है, और पानी जमने के बाद क्या होता है कि फैलता है, और जिस वजह से पानी फैलता है तो वो पाइप जो होता है वो फट जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। जो कॉस्मिक किरण होती है इसकी खोज किसने की थी।
कॉस्मिक किरण की खोज की गई थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि विक्टर हेस के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए। आप लोग 2000 से 2500 वीडियो देखते हो, व्यू करते हो, और बट लाइक सिर्फ 300 से 250 तक जो कि सीमित रह जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, बात करते हैं 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कि इको मार्क जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी फ्रेंड्स इकोसिस्टम पे वो कोई भी इफेक्ट ना करते हो, उनके लिए काफ़ी अच्छा इको फ्रेंडली हो, उसी को दिया था इको मार्क, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक उनके बीच युद्ध चलता रहा। तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं 100 वर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों ने राइट आंसर जरूर कर लिया होगा, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि हिंसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे जो प्रसिद्ध नगर था वो कौन था? सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। हिंसांग की भारत यात्रा के समय जो सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख केंद्र था वो था मथुरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ जाता है फ्रेंड्स कि जो कि ऐसे पूछा जाता है कि हिंसांग के समय में जो फ्रेंड्स समय में रेशम के निर्मित जो अधिक मात्रा में कैसे नामक वस्त्र का जिक्र किया गया, जिसका फ्रेंड्स केंद्र कहाँ पे था? तो वहाँ पे जो केंद्र था वो था वाराणसी। लेकिन जो प्रसिद्ध नगर था जो रेशम के लिए सबसे प्रसिद्ध था सूती वस्त्रों के लिए, तो वो कौन था? तो मथुरा था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बनता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच दिया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। और 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाला संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, सैम्पेन जनजाति जो वो कहाँ पर पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि सैम्पेन जनजाति का जो निवास स्थान होता है वो अंडमान निकोबार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शंस भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि अंडमान में फ्रेंड्स ओंग, जरवा और सेंटली जो जनजाति है वो यहीं पे पाई जाती है। तो ये कभी कभी घुमा घुमा कर पूछा जाता है, कभी ओंग पूछेगा, कभी जरवा पूछता है, कभी सैम्पेन पूछता है। तो ये सभी चीज़ आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला पॉइंट बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे बात चांदी की जा रही है और बात यहाँ पे गुप्त वंश की जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था और सोने के सिक्के को यानी कि स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला पॉइंट क्या बनता है, ध्यान से पढ़ेगा। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, किस तरह से की जाती है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि किस तरह से की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा और साथ साथ नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट ध्यान से पड़ेगा, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए आपको मिलाना है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और इसके राज्य के साथ। तो बताइए कौन सही तरीके से मैच कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? तो पन्ना जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी ये कह सकते हैं कि फर्स्ट का थर्ड के साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ कहाँ पे मिल रहा है? एक तो यहाँ और एक यहाँ। आगे बढ़ते हैं। अंशी कहाँ पे पड़ता है? अंशी जो पड़ता है फ्रेंड्स ये कर्नाटक में पड़ता है, यानी कि बी का 4 के साथ होना चाहिए। तो बी का 4 यहाँ का मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिकारी देवी कहाँ पे? सिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सी का फर्स्ट के साथ बिल्कुल करेक्ट है। और मरीन जो पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? बस एक ही बच्चा है, मरीन जो राष्ट्रीय पार्क है ये पड़ता है गुजरात में। तो यानी डी का 2 के साथ। तो ये कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग में रक्त बहना रुक जाएगा?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर का ऑप्शन डी, यानी कि फेरिक क्लोराइड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कि कोमोरोस द्वीपों का वह प्रकार है, यानी कि कोमोरोस द्वीपों का वह प्रकार है जो कि हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीका तट के बीच में स्थित है। बताइए ये बात किसके बारे में कही जा रही है, यानी कि जो कोमोरोस द्वीप है वो किस प्रकार का द्वीप के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्वालामुखी द्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोमोरोस जो द्वीप समूह है वो मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी मुहाने पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप समूह में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ए को हम टिक करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कि उपरोक्त में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब्ती मनसबदारी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता थी। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स क्यों सही है, क्योंकि जब्ती के अंतर्गत होता क्या था कि जब किसी मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी सारी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाती थी। तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो शाहजहां के काल में सी अस्पा को मनसबदारी से जोड़ा गया था। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सी अस्पा और जो फ्रेंड्स एक और था फ्रेंड्स दो अस्पा सी अस्पा, इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो शाहजहां के काल में नहीं जहांगीर के काल में की गई थी। तो ये सेकंड पॉइंट तो गलत हो जाता था। ठीक है, अगर बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में तो थर्ड पॉइंट क्या है कि शाहजहां के मनसबदारी प्रथा में जो प्राप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पद की तुलना में घोड़ों की संख्या कम कर दी गई थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि इनके समय में जो घोड़ों की संख्या थी वो 1/4 कर दी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सेकंड जो है ऑप्शन गलत, लेकिन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल राइट आंसर का ऑप्शन बी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये बनता है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। आपको ये बताना है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघीय वित्तीय मंत्री के आधार पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका टाइम का स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो आप सभी को पता है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये किनके किनके बीच हुआ था, तो बंगाल के नवाब जो मीर कासिम था उनके और अंग्रेजों के जो शासक थे फ्रेंड्स, अंग्रेजों का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम की हार हुई थी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार का नाम क्या है। बताइए निम्नलिखित में से आपको यह बताना है कि पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो भी आप नाम देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सभी पटना कलम शैली से संबंधित है। पटना कलम शैली की जो स्टार्टिंग की गई थी वो कब की गई थी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स थोड़ा सा। इस प्रसिद्ध चित्र शैली का जो विकास हुआ था वो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त जो अभ्यास इंद्रधनुष में भारत के साथ शामिल हुआ था। यानी कि ये कह सकते हैं कि इंद्रधनुष जो था वो भारत के साथ किन दो देशों का ये है, भारत के साथ कौन सा देश इसमें शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन। इंद्रधनुष जो था वो ब्रिटेन के साथ होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये हुआ कब था, तो 24 से लेकर के 29 फरवरी 2020 में हुआ था और ये इसका 5th एडिशन था। ठीक है फ्रेंड्स, आयोजन कहाँ पे हुआ, तो यूपी के गाजियाबाद में स्थित जो वायुसेना स्टेशन हिंडन है वहाँ पे ये इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वाति रडार के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए डीआरडीओ द्वारा विकसित जो स्वाति रडार है इसके निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया। इसका समझौता हुआ फ्रेंड्स आर्मेनिया के साथ हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये जो समझौता हुआ कितने डॉलर का है, तो 4 करोड़ डॉलर और साथ ही रुपये में बात करें तो 280 करोड़ रुपए का एक रक्षा समझौता सौदा किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। नीचे आप कमेंट करके बताएं कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही और आपकी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है।
क्यूज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा फ्रेंड्स, और आपका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के रोजाना नई वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस मंथ के एंड होते होते मैं आपको 100 क्वेश्चंस का जो मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जैसा कि मैंने कहा था। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।